कर दी चालू। हाँ भैया देखो, अब 2 क्लास पढ़ा चुके थे ना, आज तीसरी क्लास है। अच्छे से देखना, यहाँ तक हम पूरी जानकारी दे चुके थे कि सार्वजनिक घाटा होता क्या है। दे चुके थे कि नहीं दे चुके थे? देखो, जिस सार्वजनिक आय के बारे में हमने जो बताया था, जिस सार्वजनिक आय का मतलब पहला अर्थ ये बताया था कि राजस्व आय क्या होती है। राजस्व आय क्या बताई थी हमने? ठीक है, बोलो ना। ठीक है, राजस्व आय वो आय होती है जो सरकार पैसे के बदले क्या दे, सेवा दे। इसके बारे में हम जानकारी दे चुके थे, और पूंजीगत भी आय बता चुके थे, और राजस्व आय भी बता चुके थे, और पूंजीगत व्यय। अब यहाँ देखना, पहले नंबर पे जो घाटा है, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है? जब आय और व्यय में अंतर दिखाए उसे क्या बोलते हैं हम? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब है कि जो खर्च है, अब यहाँ समझना, सरकार की आय कितनी है? मतलब ये 100 करोड़ कर लेना, कितने करोड़ है? 100 करोड़। और सरकार का व्यय कितने करोड़ है? 200 करोड़। अब तुमसे पूछेगा कि राजस्व घाटा है कितना, तो हम राजस्व घाटा में बाबू देखो यहाँ कितना कर देंगे, यहाँ 200 करोड़ यहाँ रखेंगे, और 100 करोड़ यहाँ रखेंगे। अब 200 करोड़ में से 100 करोड़ घटाएंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमें? 100 करोड़ का क्या लगता है? घाटा। इसे क्या बोलते हैं हम? राजस्व घाटा। ठीक है। ऐसे ये पूंजीगत घाटा है। ये कैसा घाटा है? पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा का मतलब ये होता है पूंजीगत व्यय से क्या घटा देते हैं हम? पूंजीगत आय। अब पूंजीगत व्यय हमारा है कितना? 300 है ना। अब 300 में हम घटा कितना देंगे? 150। तो कितने का घाटा लग रहा है हमें? 150 रुपए का। तो पूंजीगत घाटा समझ गए। अब सार्वजनिक घाटा का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक व्यय से सार्वजनिक आय घटा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक घाटा। यहां तक हम बता चुके थे। अब हम पढ़ेंगे राजकोषीय घाटा। मेन चीज, सबसे ज्यादा मेन जरूरी है राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है? हाँ, राजकोषीय घाटा अब पढ़ेंगे। चौथा वाला कौन सा है? हम राजकोषीय घाटा। बाबू राजकोषीय घाटा वो घाटा होता है कि जब सरकार की आय से, मतलब कि ज्यादा किसी का ऋण ले लें, उसे हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। जैसे कि समझना, अब ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है। अब ये जनता का पैसा, और ये क्या है? सरकार का। ये खर्च है, मतलब ये खर्च है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों मिला के, ये दोनों मिला के किससे ज्यादा हो जाएं? राजस्व आय से ज्यादा हो जाएं, उसको हम बोलते क्या हैं? राजकोषीय घाटा। क्या बोलेंगे हम? राजकोषीय। ये मतलब पूंजीगत व्यय तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जब जनता की जरूरत पड़ेगी तो जनता अपना पैसा निकाल के ले जाएगी, नहीं ले जाएगी? जब जनता अपना पैसा निकाल के ले जाएगी, तो जनता जब पैसा निकाल के ले जाएगी तो फिर सरकार कहाँ से देगी, वहन करेगी। यही है ना। तो मतलब कि तुम याद रखना चीजें, राजस्व व्यय पूरा सार्वजनिक व्यय से हम क्या घटा देते हैं? राजस्व आय को। वो क्या हो जाता है हमारा? राजकोषीय घाटा, सार्वजनिक नहीं। ठीक है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसको कब बोल लेंगे हम? मतलब पूरे बजट घाटा से क्या घटा देते हैं हम? राजस्व आय को। वो क्या होता है हमारा? राजकोषीय घाटा। जैसे कि यहाँ देखो हम बता रहे हैं, बता देंगे थोड़ी। हाँ, अब देखो, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों में से क्या घटा देते हैं हम? राजस्व आय। इन दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा। मतलब समझ में आ रहा ना राजकोषीय घाटा? अभी नहीं आ रहा समझ में? बोलो ना। कल पढ़ा नहीं होगा तो नहीं आएगा समझ में। ये क्या है? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में से क्या घटा देंगे हम? राजस्व आय। तो निकल के क्या आएगा? राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा निकल के आता है, लेकिन ये पूंजीगत आय सरकार की अब वर्तमान में ज्यादा है, लेकिन ये किसका पैसा है? जनता का। जनता का पैसा जमा किए, जैसे हमने तुम्हें कोई पैसा 20,000 रुपए दिए हैं 5 दिन के रखने के लिए, तो क्या तुम हमारे पैसा किसी की शादी पार्टी में जाके उड़ा दोगे क्या? रखे रहोगे ना। हाँ,
तो ये जनता का पैसा, तो जनता का पैसा नहीं घटाते, जो सरकार की खुद का मतलब की खुद की आय है उससे घटाते हैं। जब दोनों का जो अंतर निकलता है, मतलब दोनों का जो अंतर शेष बचता है, उसको ही क्या बोल देते हैं हम, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा तुमसे पूछेगा, राजकोषीय घाटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो यह क्या हो गया, कुल व्यय माइनस कुल आय। मतलब कुल व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को दोनों को मिला के क्या बोल देंगे हम, कुल व्यय। कुल का बोल देंगे, कुल व्यय बोल दो या कुल खर्च बोल दो। और कुल आय हमारी कौन सी आय है, राजस्व आय। कौन सी आय है, राजस्व आय। तो ये बात समझ में आ गई। अब राजकोषीय घाटा को जैसे फैक्टर में हम तुम्हें बताएंगे होता क्या है, ये है हमारा कुल व्यय। अब कुल व्यय का मतलब होता था राजस्व प्राप्तियां। जैसे ये राजस्व प्राप्तियां हैं, हमने सेवा की बदली धन लिया है, तो वो सरकार का क्या है, राष्ट्रीय मतलब वो सरकार का क्या है, राजस्व आय है, वो राजस्व आय हो गया। और प्लस ऋणों की वसूली, जैसे हमने किसी देश से ऋण लिया है, मान लो कि आरबीआई से लिया है, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका। ठीक है, उससे या अमेरिका से लिया या चीन से लिया है हमने, मतलब कि क्या लिया है, ऋण लिया है। उसको हम क्या करना है, चुकाना है। लेकिन हमने अगर ऋण लिया तो हमने भी तो किसी देश को दिया होगा ना। अब जो अन्य देश को हमने जो दिया है, पहले मतलब तो समझना कि मतलब कि ये कह रहा राजकोषीय घाटा का कुल व्यय कुल आय। जैसे हमने अपनी आय चुकाई, जैसे आय का वहन कर दिया, और फिर जो हमारा शेष बच गया, मतलब जो शेष रुपए बच जाता है, अब उसको वहन करना है। तो मतलब हमने जिससे, जैसे नेपाल को दिया था हमने, नेपाल से हमने का प्राप्त किया है ऋण, 1,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें हमको 100 लाख का मिला है, ऋण मिला है। तो वो भी हम क्या कर देंगे, चुकाएंगे साथ में, ताकि हमारा ब्याज का हो जाए कम। जब सरकार पे मतलब कि ज्यादा कर्जा हो जाए, तो फिर क्या कर देता है, विनिवेश। जैसे LIC बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, बेच रहा ना। और मतलब कि एयर इंडिया को जैसे 40 साल के लिए अडानी अंबानी को कर रख दिया है, गिरवी रख दे। और ये मतलब कि ये ट्रेन है, मतलब ट्रेन है, अब जैसे वंदे भारत ट्रेन, ये अन्य जैसे ट्रेन है, वो प्राइवेट में क्या कर देवे, 10-10 साल 15-15 साल के, उससे का ले लेवे वो पैसा, उसी उसको क्या बोलते हैं हम, विनिवेश। और विनिवेश से जो पैसा प्राप्त किया, वो भी पैसा काय में चुका देता है, जो राजकोषीय घाटा। और जो शेष बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा होता क्यों है, जैसे पहले 10 साल पहले किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। 10-11 साल पहले कांग्रेस की प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। मतलब उसने जो बड़ी बड़ी योजना शुरू की होंगी भारत में, तो उसने क्या लिया होगा, ऋण। जब उसने ब्याज लिया होगा, तो मतलब प्रधानमंत्री ने ब्याज जो मतलब कर्जा लेता है अन्य देश से, वो किसकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। मतलब कि किसकी भलाई के लिए, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए लेता है। अगर वो जनता की भलाई के लिए लिया है, ठीक है, अब वो तो उससे जितना चुक गया तो चुक गया। जो वर्तमान सरकार आएगी, उस पैसा को कौन चुकाएगी, कौन चुकाती है, वर्तमान सरकार। और जो वर्तमान सरकार कर्जा लेगी, उस पैसा को कौन चुकाएगी, जो आने वाली सरकार चुकाएगी, जो आने वाली सरकार चुकाएगी। तो राजकोषीय घाटा, अब राजकोषीय घाटा समझ गए, कुल व्यय माइनस कुल आय। ठीक है, अब कुल व्यय को तोड़ते कैसे हैं, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां हमने तुम्हें कहा कि जैसे मतलब रेलवे फॉर्म भरवाती है, रेलवे जो 500 रुपए फीस होती है, वो इकट्ठा जमा करके अपने पास रखेगी, उसमें तुम्हें क्या देती है, सेवा देती है। सरकार अपना पूरा रुपया इकट्ठा करके जो जिस देश का कर्ज लिया है, वो तो चुकाता ही है। अगर ये सोचता है, जैसे अपन सीधे है, अपन ने किसी का कर्जा लिया 20,000 रुपए, अब वो ब्याज में कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हुआ है। अब हमारी फसल में कितना निकला है, 50,000 का, कितने हजार का, 50,000 का। तो एक एक भैया अपनी घरवाली की का बेच देता है, मंगलसूत्र जो भी सोने की जो चीज होगी बेच देगा, वो भी कितने की, 50,000 की। तब उसका कर्जा का होगा। और अगर नहीं चुका है, मंगलसूत्र अगर कितने का बिका है, ये 40,000 रुपए का, तो ये कितना हुआ, 90,000। और जो शेष रह जाता है, कितना रह गया है, 10,000। 10,000 शेष रह जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा समझ गए, समझ गए ना। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा, हाँ, कुल व्यय में से कुल आय घटा देते हैं। अब कुल व्यय बराबर क्या होता है,
राजस्व प्राप्तियां हो गई प्लस ऋणों की वसूली। अन्य देश को जो हमने कर्जा दिया उसका का लेंगे हम ऋण, ठीक है। और का हो गया विनिवेश, मतलब विनिवेश जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच के भी क्या करेंगे हम कर्ज चुकाएंगे। इतनी चीज समझ गए। अब देखो प्राथमिक घाटा होता क्या है। देखो राजकोषीय घाटा समझ गए ना। अब कौन हम बता रहे हैं प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटा वो घाटा होता है जैसे कि जो इसके पहले जो प्रधान मोदी के पहले जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उनके द्वारा जो कर्जा लिया गया होगा वो वाला कर्जा छोड़ के जो मोदी जी ने कर्जा लिया है वो वाला कर्जा भर जोड़ के उसको कौन सा घाटा बोलते हैं हम प्राथमिक घाटा। अभी वर्तमान में पूरा कितना 15,000 करोड़ रुपए का इंडिया के ऊपर क्या है कर्जा है। कितना है 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ में 9,000 करोड़ कर्जा किसका है कांग्रेस का जो मनमोहन सिंह लेके गए थे। और 6,000 करोड़ कर्जा किसका है मोदी जी का। किसका है 6,000 करोड़ मोदी जी का। तो वो जो मनमोहन सिंह के जो कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह ने लिया तो था जनता की सेवा के लिए, मतलब भारतवासियों की भलाई के लिए। लेकिन वो कर्जा बहन को करेगा। अगर कर्जा वो बहन साथ में कर्जा चुकाएगा तो उसको कौन सा कर्जा बोल देंगे हम राजकोषीय घाटा। पूरा जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको मतलब साल में जो अपनी हम खुद जो कमाई करते हैं वो चुका के जो शेष बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अगर सब जो पुरानी सरकार का हम वो ब्याज है पुरानी सरकार का ब्याज हम घटा दें, जो नई सरकार का जो कर्ज लिया है उसका ब्याज हम अदा करें तो वो कौन सा घाटा बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा समझ गए ना कि कोई दिक्कत है। जैसे हमारे पापा ने लिया पैसा 1 लाख लिया था कर्जा, ठीक है। अगर उसको साथ में हम और हमने भी ले लिया 1 लाख कर्जा, दोनों मिला के साथ में दोनों हमने कर्जा चुकाए तो कौन सा कर्जा चुकाया हमने राजकोषीय घाटा। और पापा का हमने कही कि पापा को तुमने क्यों दिए थे, हम पापा का पैसा नहीं चुकाएंगे, जो हमारा पैसा है वो हम ही चुकाएंगे तो वो कौन सा घाटा हो गया प्राथमिक घाटा। तो समझ में आ गई बात। प्राथमिक घाटा आप गलती तो नहीं करके आओगे। वो पूछेगा तुमसे प्राथमिक घाटा होता क्या है तो तुम बताओगे मतलब जो शेष बकाया राशि पहले की होती है उसको छोड़ के जो वर्तमान सरकार की प्राथमिकता दी जाए उसे क्या बोलते हैं हम प्राथमिक घाटा। कोई दिक्कत है। अब आगे देखो। हाँ प्राथमिक घाटा समझ गए ना। अब देखो मौद्रिक घाटा। मौद्रिक घाटा क्या होता है तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, लेकिन पता नहीं है एग्जामिनर का कि कब पूछेगा। तो मौद्रिक घाटा वो घाटा होता है कि जब सरकार क्या करे नए नए पैसे ज्यादा छापे। जब पैसे मतलब कि नए पैसे ज्यादा मात्रा में छापे या पुराने पैसे को कर दे बदल दे। तो जैसे अभी क्या हुआ था 12 तारीख से नोट बंद करवा दिए थे मोदी जी ने 2014 में 16 में। हाँ तो 16 में ठीक है 9 नवंबर जितने हो 16 को। अब जैसे जब पैसा अब बंद करवाए हैं 1,000 का नोट बंद करवा दिया, अब 500 का उसकी जगह है तो उसमें खर्च तो होगा होगा कि नहीं होगा। या हम वो यही तो कह रहा है या अधिक मात्रा में नोट छाप दें तो क्या कह रहा है मौद्रिक घाटा यही घाटा होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में या तो नोट का हो जाए छपे या नोट को बदला जाए उसे कौन सा घाटा बोलते हैं मौद्रिक घाटा। घाटा समझ रहे ना। हाँ तो आगे देखना ठीक है। अब का पढ़ाएंगे हम मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं 4, ठीक है। कितने प्रकार होंगे 4। एक होगा M1 और एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होगा M4, ठीक है। क्या होगा M4। अब M1 मुद्रा कैसी मुद्रा होती है। M1 मुद्रा है M1 मतलब कि सबसे जो तरल मुद्रा हो, ये बताएंगे तरल मुद्रा क्या होती है। सबसे ज्यादा तरल मुद्रा किसके पास होती है M1 के पास, M2 के पास, M3 के पास, M4 के पास, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछेगा सबसे तरल मुद्रा किसके पास होती है M1 के पास। अब तरल मुद्रा होती क्या है जिनका मतलब कि जो आसानी से प्राप्त कर सके उसे क्या बोलते हैं हम तरल मुद्रा। जैसे कि
करेंसी है, जिसमें बापूजी है, महात्मा गांधी विराजमान है, विराजमान है, वे कौन सी मुद्रा है? तरल मुद्रा। कैसी मुद्रा है? तरल। तो मोबाइल, एक मोबाइल वाला खड़ा है, फोन पे वाला, एक एक 500 का नोट दिखा रहा है, सब्जी लेने जाओगे सबसे पहले सब्जी किसको देगा? वो नोट वाले को। तो सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सी मुद्रा? M1। M1 मुद्रा को क्या बोलते हैं हम? तरल मुद्रा। सबसे कठोर मुद्रा कौन सी होती है? M4। M4 मुद्रा वो मुद्रा होती है जैसे कि जमीन, जमीन तुम बेचोगे एक दिना में तो बिकेगी नहीं, 4-5 दिना के लिए का प्रचार करवाना पड़ेगा। जब प्रचार नहीं होगा तो वहां एक थैया बोर्ड टांगेंगे, ये संपत्ति है, आवास, ये मकान बिकाऊ है, फोन नंबर फलाने फलाने से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी मुद्रा है? M4। अब M4 मुद्रा जैसे कठोर मुद्रा है, सबसे कठोर मुद्रा कौन सी है? उदाहरण के लिए हम क्या बताए? जमीन। ठीक है, क्या बताए? जमीन। अब जैसे M2 में रख देंगे हम सोना। क्या रखेंगे? सोना। सोना, तुम सोनी के यहाँ जाओगे, सोनी के यहाँ जाते हो तो सोना वो भांज के देगा, लेकिन अब सोना पहले भंजवाने जाएंगे, फिर बाद में हम क्या खरीदेंगे? वस्तु। जो लोग, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी में संबंध बनाए हैं, क्या पता फिर वो बाद में कहे ब्रेकअप, बोलेगा कि ना बोलेगा? अब पैसा नहीं जुटा पाए, 24 घंटा का मौका दिया है कि अगर 24 घंटा में पैसा लेके आ रहे बाबू तो हम तुमसे शादी करेंगे, हमने कहा है, हाँ ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आप मतलब कि ये सोना है, सोना के किस में रखेंगे? M2 में। किस में रखेंगे? M2 में। लेकिन उसमें सोनी भी का है, सोनी भी घपला करता है, कहता है ये तो सोना खराब है, फलाना है, ढिकाना है। तो यही से आदमी, अब गांव के भी आदमी क्या तो रहे, जहां से सोना लेते हैं एक ही जगह से, और जिसने अगर उसने नाटक किए सोनी ने कि ये सोना खराब है, तो दिया किसने था? तुम्ही ने। तुम्हारे नाम की हम क्या करेंगे? FIR। तो कहा मालिक ठीक है, ले जाओ, जो हमारा चार्ज है 500 1000 रुपए वो काट के हम पूरे पैसा का दे देंगे, तुम्हें वापस दे देंगे। यही से सोना एक ही जगह से खरीदा जाता है, भांत भांत, मतलब भांत भांत की दुकानों से नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना बात? पहले हम M1 समझते हैं, लोगों का धन, मतलब लोगों का धन। लोगों का धन कहाँ जमा रहता है? लोगों का धन, अब बैंक की बात नहीं, लोगों का धन है, सब कोई अपना कहाँ रखता है? घर पे। और कुछ बैंक में जब ज्यादा हो जाता है उसे ये डर लगने लगता है कि हमारी चोरी हो जाएगी, तो दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है? बैंक में। चोरी होने के कई कारण होते हैं, जैसे आदमी बस में आएगा ना बैठ के, अब पैसा जेब में डाले हैं, अच्छी फूली फूली दिखा रही है, तो जब देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर देखे हैं कि चले गए, फिर ऐसी हाथ लगाएगा, बार बार बोलते ना, फिर देखा है कि नहीं है, फिर आदमी को क्या हो जाती है? शक। फिर आदमी वही पे पीछे लग जाता कि बेटा अब नहीं गए थे, अब गए हैं, नहीं तो बढ़िया फटक दो ऐसी गड्डी, कोई मतलब नहीं है किसी को, चोरी अपने ही करवाओ थे, इशारा जब दें जब तो चोरी हो है। ठीक है ना? तो लोगों का क्या हो गया? धन प्लस बैंक का मांग जमा, जो मतलब बैंक की मांग जमा, बैंक की मांग जमा को पहले ये समझ गए ना, ये लोगों का धन समझे तुम? क्या होता है लोगों का धन? लोगों द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता कब्जा का, या मतलब कि वो गिल्टिया बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? लोगों का धन। क्या बोलेंगे? लोगों का धन। और फिर ये बैंक का मांग जमा, अगर जो अपन ने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक के यहाँ जाएंगे कि भाई साहब हमको 50,000 रुपया का करना है, निकालना है, तो बैंक तो देंगे जी हुजूर 50 नहीं 55,000 निकालो। ठीक है, फोन पे से निकालो, ATM से निकालो, पेटीएम से निकालो, नहीं है तो बाउचर भर के निकालो। तो बैंक पैसा देती है कि नहीं देती है? तो वो क्या बोलते हैं हम? बैंक की मांग जमा। क्या बोलेंगे? बैंक की मांग जमा। प्लस RBI का जो इकट्ठा धन होता है वो भी काय में आता है? M1 में। काय में आएगा? M1 में। अब कोई जैसे कम दिमाग का है, चार मोती, एक भगवान जी, साक्षात भगवान जी किसी को मिल गए हैं, अब भगवान बोलेगा कि मांग ले बेटा, क्या मांगना है? तो कोई है जैसे कम दिमाग का, वो तो यही कहता है भगवान वही वाली दिलवा दे। भगवान कहता पगला वो वाली तो मिल जाएगी, पहले इनमें से चार में से एक मांग ले, वो तो वैसे ही खींची चली है। लेकिन हाँ, तो फिर क्या, ठीक है, अब मांगेगा का? M1, M2, M3, M4, क्या मांगेगा? ठीक है, तो अगर हमने कही कि भगवान यही 1% नहीं 3% यही M1 दिलवा दे, तो अरबन खरबन के काम लग गए M1 में। अरे जब चलत पैसा है वो चाहिए ना हमें, M4 को ककर है। अब एक फिल्म देखी थी तुमने, हाथम ताई, उसको हीरा जवाहरात रख देता, वो खाता है का? तो ऐसे M4 का करेंगे का हम? ये सबसे M4 में आ जाती ना, M2 M3।
आ जाएंगे। जैसे मतलब कि ये कौन सी मुद्रा बनेगी यहाँ पर, यहाँ का, और ये कौन सी मुद्रा है, प्रचलन। ऐसे कब्जा के रुपये को का मतलब है, जो चले ना वो का मतलब, ब्याह शादी में की बोल दो तो ऐसी मान नहीं देते। आदमी जो वो गाँव में ना, जो दबंग आदमी होता है तो बंदूक में लगाता है, फिर फेर मारता है उसमें, ठीक है, तो वो कब्जा के रुपया का हो जाते हैं। और ओरिजिनल नहीं होते हैं वे, सब लोकल है। रात में कई लोग तो बीना थे नहीं, पहले किसी की विदा होती थी सब कोई बीन लेता, हम बीन लेते थे ठीक है, उसमें मतलब बतासा के साथ में मखाने भी और पैसा भी डाल देते थे। समझ में आ गई ना बात। तो बैंकों की मांग जमा समझ गए क्या होता है, समझ गए ना। आरबीआई का धन, तो पहली वाली M1 समझे क्या होती है, तुमसे पूछेगा M1 मुद्रा कौन कौन होती है, ये काय में रखेंगे, लोगों का धन, और बैंक का मांग जमा, और तीसरे नंबर पे आरबीआई का धन। अब देखो यहाँ पर तीसरा बंद कर दीजिए। अब M2 मुद्रा देखो, M2 मुद्रा क्या होती है, तो M1 मतलब लोगों का धन प्लस बैंक का मांग जमा प्लस आरबीआई का धन किस में आता है, M1 में, और प्लस डाक खानों की बचत जमा, जो डाक खानों में अपन बचत करते हैं ना, बचत जमा, जैसे अपन का खुलवा लेते हैं, ठीक है, खाता खुलवाते हैं, उसमें 500 एक किस्त जमा करते हैं, 200 रुपया महीना या 1100 रुपया महीना कोई है, तो वो का बोलेंगे हम, बचत जमा। धीरे 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 जो बैंक में उसमें काय में करेंगे, डाक खाने में बचत। अब वर्तमान में कंडीशन ये है कि भारत की कोई भी बैंक हो, वो हर बैंक यही कहती है कि हमको क्या लग रहा है, घाटा लग रहा है। और सबसे ज्यादा पैसा जमा सबसे पैसा कम कहाँ जमा होता है, डाक खाने में। फिर भी डाक खाना कभी घाटा में नहीं गया है, डाक खाना घाटा में नहीं जा रहा, इनके पास दुनिया का पैसा आ रहा है, फिर भी बैंक कहाँ जा रही है, घाटा में। तो ये उल्लू नहीं बना रहे हैं। जैसे रेलवे है, रेलवे बस हमेशा यही बोलती है, रेलवे विभाग काय में जा रहा है, घाटा में, ठीक है। तुम्हारी पूरी सीटें बिके, अगल बगल की खिड़की बिके, और ज्यादा वाह हो तो मतलब कि जो बाथरूम वाथरूम की बोगी पे खड़े में आदमी खड़े जा रहे हैं, और फिर तुम स्टेशन में भी आदमी को टिकट काटा तो 10 रुपए 5 रुपए को, और फिर भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म जो चार्ज लेते हैं, फिर भी तुम्हारी रेलवे काय में जा रही है, घाटा में जा रही है। समझना बात को। तो ऐसे ये कह रहा है M2 क्या है, हाँ झूठ तो बोल ही रहे हैं। ये क्या M1 है, M1 प्लस डाक खाने की बचत जमा, ये कौन सी मुद्रा हो गई, M2 मुद्रा। कौन सी मुद्रा है, M2। अब तीसरी मुद्रा समझना कौन सी है, M1 प्लस बैंक का FD। अब FD को क्या बोलते हैं, कोई भी अपना जो पिताजी होते हैं, लड़की जैसे जन्म लिया है ना, तो क्या खुलवा देते हैं, उसके नाम पे क्या खुलवाएंगे, FD। अब जो FD है, FD का पैसा है, जैसे हम बैंक जमा है, बैंक में जो हमने पैसा जमा किया था, तो तुरंत ही पैसा निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो वो कौन सी मुद्रा है, तरल मुद्रा। तो ये तो और कठोर हो गई, जैसे FD हमको तोड़वाना है तो कितना भी कम हो तो 8-10 दिन लगेंगे, ये जाओ वो जाओ। जैसे हमने कहा था कि 1 लाख रुपए जमा करेंगे, तो हमारी बिटिया की शादी जब 18 साल में होगी तो 7 लाख वापस होते हैं पैसा, उसको क्या बोलते हैं, FD। आदमी है नहीं, हमें FD खुलवाए हैं, ठीक है। इसको फिक्स क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स में जो पैसा होता है फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। तो M3 समझ गए ना, M3 में क्या होगा, M1 प्लस बैंक, हाँ बैंक का FD, और M4 में क्या होगा, M3 प्लस डाकघर की कुल मुद्रा, M3 प्लस डाकघर की कुल मुद्रा। इसमें डाकघर की क्या थी, डाकघर की बचत, इसमें बचत भी, इसमें क्या होगी, बचत भी और जमा, मतलब कि जमा भी और बचत भी, मतलब क्रेडिट डेबिट दोनों होंगे, किसमें जोड़ेंगे, M4 में। अब तुमसे पूछेगा सबसे तरल मुद्रा कौन सी, सबसे कठोर मुद्रा कौन सी, M4 मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है, हाँ M2 मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है, M1 प्लस डाकघर की बचत जमा, डाकघर की बचत जमा। M3 मुद्रा क्या कहलाती है, M1 प्लस, हाँ ये गलत बता दिया तो सही तो है, M1 प्लस बैंकों का FD, ठीक है। M2 मुद्रा क्या होती है, हाँ
डाक खाना खाते में नहीं जाता कि इसलिए नहीं जाता कि डाक खाना में जो कर्मचारी हैं सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत भी नहीं है, जो है जो फिक्स है। मतलब कि बैंक में है तो बैंक में करप्शन क्या है, ज्यादा है। अब तो बैंक में खाता नहीं खोलता है, एक दो दिन ये ले आओ आधार कार्ड पैन कार्ड फलाना इसमें निशान लगे हैं, इसकी मैच उसमें फिंगर नहीं मिलते हैं, फलाने के कागज जो आधार कार्ड में तुम्हारा राशन कार्ड है, राशन कार्ड में मोहिली देवी नाम डला है, इसमें गीता देवी नाम डला, दोनों के नाम सेम नहीं मिलते हैं। पहले फिंगर के अंगूठा मिलते थे, अब इस वाले के नहीं मिलते हैं, जाओ 3 दिन बाद आई हो। आज लंच हो गया है, कल सेकंड सैटरडे है, ठीक है, आज बैंक बंद रहेगी, आज हड़ताल है। आज साहब कर्मचारी बाहर गए हैं, दूसरे दिन गए, हाँ साहब आप कर दो, अभी कर्मचारी लंच कर रहे हैं, ठीक है। कल सर्वर नहीं आ रहे हैं, परसों के दिन अभी सर्वर गोल थे, बस यही गोल गोल तुम्हें क्या करेंगे, घुमाते रहेंगे, ठीक है ना। घुमाते कि नहीं घुमाते हैं। हाँ तो ये मतलब कि मुद्रा के कितने प्रकार, 4। पहली मुद्रा कौन सी है, M1 मुद्रा, ठीक है। M1 मुद्रा में क्या क्या शामिल करेंगे हम, हाँ, लोगों का धन, बैंकों की मांग जमा और RBI। सबसे सरल मुद्रा कौन सी, सबसे कठोर मुद्रा कौन सी, ठीक है। सबसे मतलब कि महंगी मुद्रा कौन सी, सबसे महंगी मुद्रा M4 और सबसे सस्ती मुद्रा, क्वेश्चन पूछता है यही यही पूछेगा। सबसे लोजदार मुद्रा कौन सी, M1, ठीक है। सबसे हार्ड मुद्रा कौन सी, हार्ड करेंसी कौन सी और सॉफ्ट करेंसी कौन सी, M1। कोई दिक्कत है या मुद्रा के प्रकार में कोई दिक्कत है। अब M3 मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या होता है, हाँ M1 प्लस बैंक का FD। FD तो पता क्या होती है, मतलब फिक्स डिपोजिट। 18 साल के लिए हमने क्या कर दिए थे, पैसा जमा, 20,000 रुपया जमा किए थे, वो कहेगा 18 साल में 1.5 लाख मिलेंगे। उसको जैसे FD को टुड़वाना है तो FD लेके जाओगे, जो कागज है वो मोड़ ठोक ठोक के देगा। किसी में कागज लेके जाओगे दुकान में कि लो भाई साहब एक कागज के हमें 2 किलो पापड़ दे दो, तो दे देगा क्या, बोले कहेगा इसके पैसा लेके आओ या फोन पे कर दो, का लेके आओ, पैसा लेके आओ या फोन पे कर दो। समझ गए ना बात को, यहाँ मुद्रा से कोई दिक्कत है, चलो तो ठीक है।